इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आपको दिखाएंगे बंगाल के सियासी युद्ध में आज कहां है पीएम मोदी की मेगा रैली और साथ ही ममता बनर्जी कहां ठोकेंगी ताल। इसके अलावा आपको बताएंगे देश का कोरोना मीटर फिर से कैसे डराने लगा है। पश्चिम बंगाल में आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देते नजर आएंगे। आज खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, तो वहीं ममता बनर्जी भी 3 मेगा रैली को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में आज फिर दीदी वर्सेस मोदी का माहौल बनने वाला है। पीएम मोदी खड़गपुर से ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देंगे और परिवर्तन का नारा बुलंद करेंगे। तो ममता बनर्जी की भी आज 3 जनसभाएं हैं। पीएम मोदी ने खुद ट्विटर पर बताया कि वो खड़गपुर की रैली के लिए कितने उत्साहित हैं। मैं बंगाल और असम के दौरे पर रहूंगा। मैं बंगाल के खड़गपुर और असम के झाबुआ में रैलियों को संबोधित करूंगा, जहां मैं अपने भाषण में लोगों को बीजेपी के विकास के एजेंडे बताऊंगा। ये साफ है कि आने वाले चुनाव में दोनों ही राज्य एनडीए को जिताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज जिस खड़गपुर में पहुंच रहे हैं वो पश्चिमी मेदिनीपुर जिले का हिस्सा है और ये पश्चिमी और पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 35 असेंबली सीटों का सेंटर पॉइंट है। इसलिए यहाँ बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इन 35 सीटों को जीतने के लिए 14 मार्च को अमित शाह ने खड़गपुर में भव्य रोड शो किया, तो 18 मार्च को ममता बनर्जी ने खड़गपुर में जनसभा की और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 11 बजे पहुंच रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री खड़गपुर में रैली करेंगे तो ममता बनर्जी हल्दिया पहुंचकर मोदी के चैलेंज को स्वीकार करेंगी। दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी की हल्दिया में रैली है। 1 बजे खेजूरी में लोगों को संबोधित करेंगी और दोपहर 2 बजे मेचोग्राम में ममता बनर्जी दिन की तीसरी रैली करेंगी। चुनावी जंग बंगाल के साथ साथ दिल्ली में भी लड़ी जा रही है। कल बीजेपी और टीएमसी चुनाव आयोग के दर पर पहुंचे और एक दूसरे की शिकायत की। और इस बीच शुभेंदु अधिकारी का पीएम मोदी पर दिया हुआ बयान सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी ने बंगाल में चुनाव से पहले सियासी हिंसा के साथ साथ ममता बनर्जी के विवादित बयानों के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। तो टीएमसी ने चुनाव आयोग से कहा कि बंगाल में हिंसा बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल में सियासी पारा चरम पर है। नंदीग्राम में तो सबसे ज्यादा सरगर्मी है, जहां शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी के खिलाफ बोलना लोकतंत्र और भारत माता दोनों के खिलाफ है। मोदी जी के खिलाफ बोलना, डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलना, मोदी जी के खिलाफ बोलना भारत माता के खिलाफ बोलना आता है। ममता जी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो वैक्सीन नहीं निकला, तो मोदी जी का वैक्सीन ही तो लेना पड़ेगा। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी और टीएमसी की अलग अलग टीम ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने 16 मार्च को बांकुड़ा में ममता बनर्जी के उस भाषण की शिकायत की जिसमें ममता ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्या चुनाव आयोग को अमित शाह चला रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के बारे में वो लगातार झूठा प्रचार कर रही हैं और इसलिए हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ममता बनर्जी जी को नोटिस दिया जाए और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाए। दोनों दलों की शिकायत के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा 23 मार्च से बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। वो बंगाल के आला अफसरों के साथ चुनाव की तैयारियों पर बैठक करेंगे, साथ ही कानून व्यवस्था और चुनावी हिंसा पर भी डायरेक्शन दे सकते हैं। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के रिकॉर्ड संख्या में मरीज सामने आए हैं और सबसे डराने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना की सेकेंड वेव की अब आधिकारिक पुष्टि हो गई है। देश में काफी कम समय में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, लेकिन उसी तेजी से अब देश में कोरोना के नए केस भी सामने आ रहे हैं। सबसे डराने वाली बात तो ये है कि देश में बीमारियों के पैटर्न पर नजर रखने वाली संस्था CSIR ने कह दिया है कि कोरोना का सेकेंड वेव पूरे देश में नहीं बल्कि सिर्फ महाराष्ट्र में है।
टेक्निकली पूरे भारतवर्ष में देखें तो किसी दूसरी वो नहीं कह सकते, लेकिन राज्य जैसे महाराष्ट्र है वहाँ पे जरूर हम लोग कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में दूसरी वेव है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 40,906 नए केस सामने आए, जबकि 188 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 25,681 मरीज तो सिर्फ महाराष्ट्र से हैं और 70 की मौत हुई। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों की बात करें तो शुक्रवार को मुंबई में 3,063 मामले, नागपुर में 3,298 और पुणे में सबसे ज्यादा 5,098 नए केस सामने आए। सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र में कोरोना इतनी स्पीड में क्यों है? इसकी वजह ये तस्वीरें हैं। असल में लोगों ने कोरोना से डरना ही छोड़ दिया है। लोग मास्क लगाना भूल गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है। तभी तो मुंबई का जो धारावी कोरोना से मुकाबला करने के मामले में दुनिया के लिए उदाहरण बना था, अब वही धारावी फिर से कोरोना का घर बन गया है। और सिर्फ धारावी ही नहीं, मुंबई के कई दूसरे इलाके की तस्वीर भी कुछ इसी तरह की है। तभी तो उद्धव सरकार ने भी कह दिया कि लोग नहीं समझे तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें एक्टिव मोड में हैं। महाराष्ट्र में तो सख्त कदम उठाए ही जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के भी 3 शहरों में भी 21 मार्च को टोटल लॉकडाउन रहेगा। नागपुर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ड्रोन से लोगों पर नजर रख रही है, तो वहीं होम क्वारंटीन मरीजों के घरों पर कोविड-19 पॉजिटिव का स्टिकर चिपकाया जा रहा है। नागपुर में फिलहाल करीब 25,000 एक्टिव केसेस हैं। एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,140 नए केस मिले हैं, जिसके बाद शिवराज सरकार भी एक्शन में है। हालात की समीक्षा के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक की, जिसमें लॉकडाउन का फैसला किया गया। मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को ठीक 1 साल बाद दोबारा लॉकडाउन लगने जा रहा है। तीनों शहरों में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। साथ ही इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बढ़ते कोरोना केसों के मद्देनजर पंजाब के 11 जिलों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस बाकायदा अनाउंसमेंट कर रही है और लोगों को अलर्ट कर रही है। कल रात जिन्होंने अपनी दुकानें खोली थी, उनके चालान काटे गए। एंटीलिया मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे पर एनआईए का शिकंजा और कब्ज किया है। और एनआईए की टीम ने सचिन वाजे के साथ एंटीलिया के बाहर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर साजिश से पर्दा उठाने की कोशिश की। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार किसने रखी, इसकी जांच में जुटी एनआईए ने शुक्रवार देर रात सचिन वाजे को मौके पर ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। एनआईए की टीम ने सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की चाल ढाल को सचिन वाजे के मूवमेंट के साथ मिलान करके ये समझने की कोशिश की कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स सचिन वाजे है या नहीं। एंटीलिया के बाहर एनआईए ने ठीक वैसा ही सीन तैयार किया जैसा सीसीटीवी में दिखा था। एक डमी स्कॉर्पियो और इनोवा को भी मौके पर ले जाया गया। इस दौरान आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि मीडिया और आम लोगों को आने से रोका जा सके। सीएफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद थी। एनआईए की टीम ने सचिन वाजे को सफेद कुर्ता पहनाकर चलवाया। वाजे के सिर पर कपड़ा भी बांधा गया। सचिन वाजे को ठीक उसी तरह का कुर्ता पहनाया गया है, सर पे रुमाल बांधा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देख सकते हैं। सचिन वाजे को किस तरह से सफ़ेद कुर्ता पहनाया गया है और अब एनआईए की टीम उनको लेकर घटनास्थल की तरफ जा रही है। उनके सिर पर देखिए रुमाल बांधा गया है। एनआईए की टीम ने क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए सचिन वाजे के एक एक कदम को रिकॉर्ड किया और इसके लिए बाकायदा रोड पर मार्किंग भी की गई, जिससे ये क्लियर हो सके कि पूरी वारदात को किस तरह से और कितने वक्त में अंजाम दिया गया। एंटीलिया केस में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को एक और झटका लग सकता है। मनसुख हिरेन मौत की जांच महाराष्ट्र एटीएस से अब एनआईए को हैंडओवर किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया में विस्फोटक कार केस की जांच कर रही एनआईए अब मनसुख केस की जांच भी करेगी। कुछ दिनों में मुंबई एटीएस एनआईए को केस हैंडओवर कर देगी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि स्कॉर्पियो में रखी जिलेटिन की छड़ें वहां तक लैंड क्रूजर कार से लाई गई थी।
वहीं इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत तेज है। एंटीलिया केस से जुड़े 2 केस, पहला कार में विस्फोटक और दूसरा मनसुख हिरेन की मौत। पहले केस की जांच एनआईए कर रही है, जबकि दूसरा केस एटीएस के पास है। लेकिन जिस तरह से एंटीलिया केस की जांच आगे बढ़ रही है, उससे मनसुख हिरेन की मौत की गुत्थी और सचिन वाजे के बीच कनेक्शन जुड़ता जा रहा है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एनआईए एक्ट के सेक्शन 8 के तहत केस ट्रांसफर हो सकता है। सेक्शन 8 में अगर एजेंसी किसी एक अपराध की जांच कर रही है, तो वो आरोपी के किए दूसरे अपराध की भी जांच कर सकती है। सचिन वाजे को लेकर महाराष्ट्र की सियासत पहले से ही गरमाई हुई है। अगर ऐसा हुआ तो ठाकरे सरकार की और किरकिरी हो सकती है। किरकिरी से बचाने के लिए शुक्रवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को दिल्ली बुलाया और मामले में एक्शन लेने को कहा। पवार से मिलने के बाद देशमुख सोशल मीडिया पर सामने आए, ट्वीट कर बताया कि उनके रिजाइन की खबर गलत है। मैं पवार साहब से विदर्भ के मिहान प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिला। पवार साहब से मनसुख सचिन वाजे केस की जांच पर भी बातचीत हुई। मीडिया में मेरे इस्तीफे की खबरें दिखाई जा रही हैं, जो पूरी तरह आधारहीन है। वहीं बीजेपी अब सीधे उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांग रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने कहा कि सचिन वाजे को उद्धव ठाकरे का संरक्षण था। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करने को लेकर विवाद हो गया। फैसला नगर निगम ने किया है, लेकिन ओवैसी ने फैसले पर सवाल उठाया है। गुरुग्राम में मंगलवार को न सिर्फ मीट बेचने वाली दुकानें बल्कि वो ढाबे और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे जो नॉनवेज खाना परोसते हैं। नगर निगम की बैठक में यह फैसला लिया गया, लेकिन यह फैसला सामने आते ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी फैसले से नाराज दिखे। फौरन सोशल मीडिया पर सामने आए और ट्वीट कर कहा कि तब तो जुमे के दिन भी शराब की दुकानें बंद रहनी चाहिए। अगर कोई अपनी निजी जिंदगी में कुछ कर रहा है तो पता नहीं इससे कैसे भावनाएं आहत हो जाती हैं। लोग आपस में मीट बेच रहे हैं, खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो किसी को भी इसमें हिस्सा देने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। इस लॉजिक से तो शुक्रवार के दिन शराब की दुकानें बंद हो। दरअसल गुरुवार को गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करने का फैसला किया। इसके अलावा कई और फैसले भी लिए गए। नगर निगम की बैठक में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रखने का फैसला हुआ। मीट की दुकानों का लाइसेंस फीस 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया। अवैध रूप से चलने वाली मीट की दुकानों पर जुर्माना भी 10 गुना ज्यादा कर दिया गया। पहले ये 500 रुपए था, जो अब 5,000 कर दिया गया। शहर के निवासियों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि जिस तरीके से हर मार्केट्स एक दिन ऑफ होता है, तो इस तरीके से मीट मार्केट भी ऑफ की जाए। हमने इसलिए मंगलवार चुना क्योंकि मंगलवार को 99% लोग नहीं खाते हैं। गुरुग्राम नगर निगम के फैसले पर ओवैसी ने सवाल उठाए तो नॉनवेज की दुकान चलाने वालों का कहना है कि प्रशासन का फैसला है तो मानना ही पड़ेगा। सरकार का सभी फैसला ठीक है जी, होंदा कर रही हो जब भी ठीक है, सीधा कर रही जब भी ठीक है। बहुत बढ़िया है ये फैसला, बहुत बढ़िया है। फैसले तो कई ऐसे हो रहे हैं। सदर बाजार में देखो, कभी बेंच रख देते हैं, कभी उठा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कह सकते हैं। फिलहाल नगर निगम ने नॉनवेज बेचने वालों को 1 महीने का वक्त दिया है। उसके बाद मंगलवार को गुरुग्राम में नॉनवेज की बिक्री बंद हो जाएगी। जयपुर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में एडमिट मरीज से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। और मामला सामने आने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला का अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा था, जहां महिला अटेंडेंट की ड्यूटी लगी थी। लेकिन जैसे ही अटेंडेंट किसी काम से बाहर गई, मौका पाकर आरोपी वार्ड बॉय आईसीयू में घुसा और महिला के साथ दुष्कर्म किया। अपने साथ हुई दरिंदगी ने महिला को तोड़ कर रख दिया और वो रात भर रोती रही। सुबह जब महिला का पति अस्पताल पहुंचा तो उसने इशारे से वारदात के बारे में बताने की कोशिश की। पति ने मामले की गंभीरता को समझा और महिला को कॉपी पेन थमा दिया। पीड़ित ने पूरी घटना के बारे में लिखकर बता दिया। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और आरोपी वार्ड बॉय खुशीराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 जो हैं मरीज भर्ती हुए थे आईसीयू में, तो महिला अटेंडेंट जो थी वो इधर उधर थी और बीच बीच में मौका पाकर जो आरोपी है इसने इस तरह की हरकतें करी। पुलिस इस मामले में आरोपी वार्ड बॉय के अलावा अब दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन विमान में चढ़ते वक्त गिरते गिरते बच गए और बाइडेन के विरोधी इसी बहाने उनके स्वास्थ्य और उम्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो बाइडेन वाशिंगटन से अटलांटा जा रहे थे। एयरफोर्स वन में बोर्ड होते समय उनका पांव सीढ़ी पर फिसला और एक बार नहीं 3 बार संभलते नजर आए। बाइडेन अपनी रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी उनका पैर फिसला। किसी तरह वो संभलते हुए आगे बढ़े तो फिर लड़खड़ा गए। तीसरी बार भी वो संभलते संभलते गिर पड़े। इसके बाद एक पल के लिए जो बाइडेन रुके, पैंट की क्रीज ठीक की और फिर दोनों हाथ से रेलिंग को पकड़ते हुए एयरफोर्स वन में सवार हो गए। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि ऐसा तेज हवाओं की वजह से हुआ। जो बाइडेन पूरी तरह से ठीक है, लेकिन विरोधी उनकी सेहत और उम्र पर सवाल उठा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, बॉलीवुड की चकाचौंध से अचानक गायब होने वाली सेलिब्रिटीज पर हमारी खास पेशकश तलाश में आज दोपहर 2:30 बजे देखिए 90 के दशक की सुपरस्टार आयशा जुल्का की कहानी, जो अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई। वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से क्यों मिले उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।